वेलकम बैक टू चैनल छात्रों। सॉरी ऐसे वीडियो बनानी पड़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। बच्चों के बोर्ड्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। आज 17 ऑफ फेब है और आज पहला मैथ्स का पेपर था, तो उसके मैंने MCQs क्या सही होंगे क्या गलत वो मैंने सारे चेक कर लिए हैं। जस्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, वो आप चेक करिएगा और देखिएगा आपने कितने सही करे। फुल वीडियो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं जल्द ही डालूंगा, कोशिश करूँगा कि कल तक डाल दूँ। और थम्स अप, लाइक, शेयर, थैंक यू। वेलकम बैक टू चैनल छात्रों। तो कैसे हैं आप सभी? तो आज 17 ऑफ फेब है और आज 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम था, ठीक है, जो कि पहला एग्ज़ाम ऑफ कोर्स मैथ्स का था और सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। आई होप आप सभी के जो है क्वेश्चंस भी सभी सही गए होंगे। अगर आपने वो चेक नहीं किए कि कैसे गए कैसे नहीं गए, तो मैं यही वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि MCQs कौन से वाले सही थे, उनको कैसे करना था, आप कैसे करके आए हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा इंग्लिश का भी है और उसके बाद में फिर हमारा साइंस है, ठीक है। और ऐसे अब तो लगातार आते जाएंगे, तो यार हमको तैयारी नहीं रोकनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ये आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड और ये पेपर कोड देख लीजिए, सेट 3 का है और पेपर कोड है 35 और 3। तो पहला क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। द कॉनिकल कैविटी ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम कर्व्ड आउट फ्रॉम द वुडन सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ द रेडियस डैश द सरफेस द कट सरफेस एरिया ऑफ द कैविटी इज आउट इज व्हाट इज दैट। तो देखिए ये एक हेमिस्फेयर है, तो ये मान लीजिए 10 है, ठीक है। तो यहाँ से भी ये भी 10 होगी, क्योंकि कहीं से भी ले लीजिए एक हेमिस्फेयर चारों तरफ से यहाँ से सब जगह से बराबर ही होता है, तो ये भी 10 होगा। सो वी आर फॉर फाइंडिंग द कर्व सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड L बिकॉज द फॉर्मूला इज पाई आर एल, राइट। तो L निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L इक्वल होता है रूट में किसका? R का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइट और जो है रेडियस दोनों सेम ही है, तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर दोनों का करेंगे तो हो जाएगा 200, 100 का हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर ये इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 2, 100 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 10 रूट में 2, ठीक है। ये हमारी L निकल गई। अब बस इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो 22 इंटू और R इज 10 इंटू और L इज 10 रूट में 2। अब उसने हमें पाई के लिए, जो कि यहाँ 7 लग रहा था, पाई के लिए उसने बोला है कि इसको 3.14 रख लीजिए। तो 10 टू 10 करूँगा तो इक्वल्स टू 100 हो गया और ये हो जाएगा 2, इनके मल्टीप्लाई करूँगा ये 314 रूट में 2। आंसर इस हमारा ए सही हो जाएगा। इस तरह से करना था। इसके बाद देख लीजिए AN और ये N टर्म दी हुई है, AP ये दिया हुआ है और इसमें बताना है कि बताइए कि A16 को माइनस करेंगे, अगर A16 में से माइनस करेंगे A12 को तो क्या आएगा। तो पहले निकाल लीजिए A इसका होगा भाई, ए इसका क्या होगा ये मिटा देता हूँ मैं। ए इसका क्या होगा? ए होगा -15/4, ठीक है। और इसके बाद डी निकाल लेते हैं, तो -10/4 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस और माइनस 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 प्लस हो गया, तो प्लस के 15 लगा दीजिए अपॉन में 4। बेस सेम है तो 4 लिख लीजिए, -10 और प्लस के 15, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 10 गए, बचे 5/4। तो डी निकल गया। अब ये निकालना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। कैसे निकालेंगे? A16 इक्वल्स टू A प्लस 15D, सही है। A हमारा कितना है? -15/4 प्लस 15 इंटू डी हमारा कितना है? 5/4। इसके बाद में -15/4, 15 पंजे 75 हो गए अपॉन में 4। अब इसके बाद उसको प्लस माइनस कर लेते हैं, बेस सेम है क्योंकि। सो -15 और प्लस के 75, ये हो जाएगा 60/4, काटेंगे ये हो जाएगा 12, सॉरी 15, 15 चौक 60 होता है ना, 15 हो गया, 15 चौक 60। तो ये निकल गया हमारा A16 हमारा ये निकल गया। अब इसी तरह से हम निकालेंगे A12 को निकाल लेंगे, देन फिर दोनों को माइनस कर देंगे और इससे हमारा आंसर आ जाएगा 25/4। जैसे मैंने ये निकाला है A16, वैसे ही आप A12 भी निकाल लोगे और सेम कैलकुलेशन में निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मीना कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी इज 0.08,
सो 0.08 मल्टीप्लाई कर दो बस। इफ द टोटल टिकट्स इज 800, सो टोटल उसने जो टिकट खरीदे हैं वो 800 खरीदी है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टिकट्स बॉट बाय हर, उसने बेची एक 800 टिकट हैं, उसने कितनी खरीदी थी ये पता करना है। तो देखिए उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.08, और टोटल कितनी सोल्ड हुई है 800, तो उसने कितनी खरीदी थी, दैट्स इट। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ये दोनों डेसिमल उड़ गए, मतलब ये डेसिमल की प्लेसेस उड़ गई, ये रह गया 8, ये रह गया 8, 8 8 64। तो टोटल जो उसने टिकट्स खरीदी थी दैट वाज 64। नेक्स्ट इज द कैंपिंग टेंट ऑफ द हेमिस्फेरिकल डैश एंड द डोर ओपनिंग एरिया इज 0.5। निकालना है इसके अंदर हमें आउटर सरफेस एरिया इसका। तो हम क्या करेंगे कि कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर का स्क्वायर हेमिस्फेयर का होता है, माइनस कर देंगे इस डोर का एरिया जो होता है 0.5। तो रख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई विथ आर का स्क्वायर, मतलब 1.4 इंटू 1.4 भी लिख सकते हैं, माइनस 0.5। 7 से ये चला गया 0.2 टाइम्स, और देन इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर लो और इसको फिर माइनस कर दो। तो माइनस करके जो आंसर आएगा दैट इज 11.82, ये आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ये सेंटर से लाइन जा रही है बेटा, और ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट पे सेंटर से गई हुई लाइन हमेशा 90 डिग्री होती है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि a+2 का जो हाइपोटेनस है ये, इसका स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर जो कि होगा 2b प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होगा a, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, a² प्लस b² प्लस 2 और इंटू a इंटू बी जो कि 2 है हमारा, ठीक है। a प्लस बी को स्क्वायर की तरह मैंने खोल लिया है। इसको खोलते हैं 4b का स्क्वायर प्लस ये, तो ये रहेगा। इसके बाद ये हो गया a² प्लस 4 प्लस 2 2 4a इक्वल्स टू 4b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इससे ये काट देंगे हम। इसके बाद इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, 4 से 4 से और 4 से। इससे किया ये हो जाएगा 1, इससे किया ये हो जाएगा सिर्फ a, और इससे किया ये हो जाएगा सिर्फ b। तो इस तरह से 1 प्लस a इक्वल्स टू b स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डैश। अच्छा देखिए sec को हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स क्वाइट लिटिल लेंथी, तो इसको यहाँ करते हैं। देखिए sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, राइट। और sec का स्क्वायर, तो sec का स्क्वायर बेटा होता है tan का स्क्वायर, ठीक है। कैसे, क्योंकि sec का स्क्वायर माइनस tan का स्क्वायर बराबर होता है 1 के। अब इसको मैं वहां ले जाऊंगा और इसको मैं यहाँ ले आऊंगा, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/cos अपॉन tan। अब स्क्वायर हट गया इसके ऊपर से। अब मैं tan को क्या लिखूंगा, तो 1/cos अपॉन में इसको लिखूंगा मैं sin अपॉन में cos, ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, अब डिवाइड हो रहा है, राइट। तो डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे, 1/cos मल्टीप्लाई बाय cos ऊपर चला जाएगा, sin नीचे आ जाएगा, cos से cos कट गया, ये हो जाएगा 1/sin। और 1/sin बेटा होता है आपका cosec। सो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट डैश डैश डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, अगर वो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कह सकते हैं, तो आपका 0 एक्स एक्सिस आपका 0 हो जाएगा। तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे 0, y, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रेशो गिवन नहीं है, तो आप k:1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब आपका m1 m2 k और 1 हो जाएगा, ठीक। बाकी आपका x1 y1 और x2 y2 तो यही रहेगा। इसके बाद आपको बस फॉर्मूला यूज करना है सेक्शन वाला, एंड दैट्स आपको रेशो निकालने हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा 2:5। आप मुझे आंसर कैसे निकलेगा वो निकाल कर आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं देखूंगा, ठीक है। इसके बाद ये देख लीजिए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। एंगल यहाँ पे गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर, इसको हटाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू होता है tan, जो कि लेना है हमें tan थीटा, वो जो है 60। परपेंडिकुलर जो हम निकाल रहे हैं अपॉन में बेस कितना है 5√3 इक्वल्स टू tan 60 होता है हमारा √3। तो p इक्वल्स टू √3 इंटू 5√3, दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 15 आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद
इसके रेशोज देख लीजिए। देखिए लाइन दोनों पैरेलल हैं, बहुत इजी है। अगर लाइन दोनों पैरेलल हैं तो हम क्या रखेंगे कि हम पहले ये वाली लाइन और फिर ये पूरी लाइन, फिर ये लाइन और ये वाली पूरी लाइन, दैट मीन्स ए बी अपॉन में, मैं साइन पेन चेंज करता हूँ, पेन लेते हैं इसमें ब्लू वाला, ठीक है। तो ये लिखता हूँ मैं ए बी अपॉन में ई एफ, लेट्स मेक इट नॉट स्मॉलर, ई एफ इक्वल्स टू, फिर लिखते हैं ए डी, या डी ए भी लिख सकते हो आप, ए ई, लेकिन ए ई यहां पर ए ई नहीं लिखेंगे, यहां पर हम पूरा लेंगे, यहां पर हम लेंगे डी और ई, क्योंकि ये आधा और ये पूरा, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है आपकी 24 अपॉन में ई एफ की वैल्यू कितनी है 36 बराबर ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी है आपका 7 अपॉन में, और ये होगा x प्लस 7। x कहाँ से आया, आप लेट कर लीजिए इसको x, ठीक है, छोटा कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये वहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 2 इंटू 7 14 इक्वल्स टू, ये वहाँ चला जाएगा 21, इसको ये काट देगा, ये हो जाएगा 7, ठीक, और ये हो जाएगा 2x, x इक्वल्स टू 3.5, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, देवांश प्रूव कर चुका है कि ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है और उसने ऐसे एस वाली प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है। तो देखिए अगर देवांश ने ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाया होगा, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल बनाया होगा, तो उसने इसके नाम रखे होंगे ए बी सी पी क्यू और आर, ठीक। अब उसने ये बोला है कि उसने एंगल सी और एंगल आर को इक्वल बोला है, मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। अब उसने ऐसे एस प्रॉपर्टी को यूज किया है, मतलब साइड एंगल साइड और वैसे ही साइड एंगल और साइड, ठीक है, उसने ऐसे यूज किया होगा। तो फिर उस हिसाब से फिर जो लाइंस की जो रेशो आनी चाहिए वो आनी चाहिए ए सी और फिर अपॉन में पी आर, और बराबर होना चाहिए बी सी अपॉन में क्यू आर। तो इस हिसाब से ये वाला होना चाहिए था, इसको यहां ले लीजिए और इसको वहां भेज दीजिए, तो हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी इक्वल्स टू पी आर अपॉन में क्यू आर। इस तरह से आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये वाली लाइन इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग होगी और ये वाली लाइन इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये एंगल इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। नेक्स्ट इज, while calculating the mean the group of frequency distribution step deviations मेथड से यूज किया गया है, जिसमें x माइनस a अपॉन में h इक्वल्स टू u। तो ये सब वैल्यू उसने हमें दी हुई हैं, दैट्स इट, हमको बस रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो x की जगह पर रखेंगे 64, देन माइनस a की जगह पर रखेंगे 62.5 अपॉन में, और हाइट में हम लेंगे 5, और इससे हमें निकालना क्या है, u निकालना है। इसमें माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 0, एंड देन जब हम इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो आपका ऑप्शन आएगा 0.3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा इफ द साइन थीटा इक्वल्स टू 1/9। अब देखिए हमें पता है कि साइन इक्वल होता है 1/cosec के, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि cosec इक्वल्स टू 1/, सॉरी 1/sin, और साइन की वैल्यू मुझे गिवन है विच इज 1/9, तो 1/1 में 9 हो जाएगी। और cosec को जब मैं आगे सॉल्व करूंगा, जैसे नीचे लगा लीजिए इसके 1, तो अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर की मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मेरा जो cosec निकलेगा वो 9 निकल जाएगा। अब 9 cosec निकलेगा तो बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 इंटू cosec के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, cosec है मेरा 9 प्लस 1 अपॉन में 9 इंटू 9 माइनस का 1, 9 9 जा 81 प्लस 1 इट्स 82, और 9 9 जा 81 माइनस 1 इट्स 80, ठीक है। सो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए प्रोबेबिलिटी जो भी होती है वो लेस देन होती है 1 से, बट बिगर देन होती है 0 से, मतलब 0 और 1 के बीच में आने वाली ही प्रोबेबिलिटी मानी जाती है। वो कभी भी 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 ऐसी नहीं हो सकती। तो अगर हम 10 को देखेंगे तो हो जाएगा 10 अपॉन में 100,
0 से 0 कटेगा, आंसर इज 0.1, जो कि हमारी छोटी ही है 1 से और 0 से बड़ी है। इसको देखेंगे, हाँ ये भी क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इसका आंसर देखेंगे तो 0.39, बट इसका अगर हम करते हैं तो ये हमारा आंसर आएगा 50, इसका आंसर 50 आएगा। दैट्स वाई किसी भी आइटम की, किसी भी चीज की, किसी भी काम की प्रोबेबिलिटी 50 नहीं हो सकती। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसमें यही पूछा है कौन सी इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ओके, फाइंड द m फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं हम। सो d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर है आपका -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका है 3 इंटू c है आपका m। ठीक, इसके बाद 49 माइनस 4 3 12m। अब इसको वहां भेज देंगे तो m यहाँ पे हो गया और ये हो जाएगा 49 अपॉन में 12, ये m की वैल्यू निकल गई सिंपल सी। ठीक, इसके बाद में आपके जीरोस है -3 और 8 एंड देन px इक्वल्स टू किसके होगा। तो देखिए सिंपल से हम इक्वेशन ही बना देंगे इससे, और तो हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि x इक्वल्स टू -3 ऐसे हुआ होगा, ठीक है, और दूसरा भी x इक्वल्स टू 8 है। तो बेटा एक बना होगा x, इसको यहाँ ले आओ, ठीक है, ये हो जाएगा +3, तो एक ये बन गया, और इसको ले आओ तो ये हो जाएगा x -8, तो एक ये फैक्टर होंगे, ये दोनों फैक्टर। अब इन दोनों फैक्टरों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी ये वाली वैल्यू तैयार हो जाएगी, ये आपका पूरा इक्वेशन तैयार हो जाएगा इस हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। 15 के बाद 16 पे आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इज माइनस का p का स्क्वायर है ना, -4 इंटू a हमारा है 1 इंटू c हमारा है 6। देखिए यहाँ बगल में कुछ लगा इसलिए मैंने बन रखा, ठीक है। सो p स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 हो गया, इसको इस तरह से रखेंगे। अब हम p की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि भैया सॉल्व होके एक परफेक्ट रैशनल नंबर आ जाए, वो ये कह रहा है, तो इनमें से कोई एक चीज रखनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो 1 रखते हैं, तो मान लीजिए अगर आप 1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और जब आप इसको माइनस करोगे तो ये माइनस का 23 आ जाएगा, जो कि हमारा एक रैशनल फिर नहीं आएगा, ठीक है, मतलब एक नॉट परफेक्ट नंबर आएगा। इसके बाद में ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो 625 हो जाएगा। 625 माइनस 24 करेंगे तब भी कुछ और आ जाएगा, ये आ जाएगा 601, ठीक है, तब भी बात नहीं बनेगी। अब हम करेंगे √5 का निकाल के, तो ये आ जाएगा 5, फिर -24 करेंगे तब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि जब हम -5 का स्क्वायर रखते हैं और 24, तो ये होता है 25, ठीक, -24। अब इसको करेंगे तो 1 आता है। 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स वाई वो जो नंबर होगा रैशनल नंबर, तो वो जो पूछ रहा है वो -5 होगा। इसके बाद यहां आ जाते हैं, आर्क की लेंथ दे रखी है 2.4, इसमें थीटा नहीं गिवन है, थीटा आपसे पूछा गया है, रेडियस आपको 2.8 दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। अब इक्वल्स टू किसके रखेंगे हम, भाई ऑब्वियसली आर्क है तो आर्क के इक्वल रखेंगे, बाकी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। इसको छोटा कर देते हैं, ये हो जाएगा 108, ठीक है। तो थीटा, और अब इन सारी चीजों को वहां भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2.2। अच्छा, इसको भी हम लिख लेते हैं 22/7, पाई को भी मैं लिख लेता हूं खोल के यहाँ पर 22/7 इंटू, और फिर इसमें आर हमारा है 2.8 इक्वल, ठीक। अब मैं क्या करूंगा कि इसको भी मैं थोड़ा काट पीट के छोटा कर लूंगा, या फिर ठीक है बाद में काटते हैं, ठीक है। इसको वहां ले जाइए तो ये जगह 7 इंटू 180, नीचे वाले सारे ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले सारे नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा 22 इंटू 2.8। अब इसको आराम से हम काटते रहेंगे। सो थीटा इक्वल्स टू, अब इसका पॉइंट रिमूव करा और इसका पॉइंट रिमूव कर दिया, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 22 से ये पूरा 22 कट गया, इससे ये चला गया 4 बार, इससे ये चला गया 45 बार। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 2 dice are rolled together, the probability of getting an outcome x minus x, 5
जहाँ पर x हमारा बिगर होना चाहिए y से, कोई भी ऐसे नंबर है। अब देखिए जो टोटल आउटकम्स होते हैं, ठीक है, 2 250 के, वो होंगे 36। कैसे? 6 × 6 कर लीजिएगा वैसे करके। अब इसमें 6 पेयर तो ऐसे होंगे जो सेम होंगे, मतलब x बराबर y हो जाएंगे। कब? जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो उसने बोला है बराबर नहीं होने चाहिए, बड़ा होना चाहिए x y से। तो ये 6 तो पहले माइनस कर दो टोटल में से, तो ये हो गए हमारे 30 30 रह गए, 36 में से 6 गए, 30 रह गए। अब इसमें से आधे ऐसे होंगे जो बिगर देन y होंगे, और आधे हम ऐसे कह सकते हैं y बिगर देन x होगा। ठीक, मतलब आधे बड़े आधे छोटे, आधे छोटे आधे बड़े, इस तरह से। अब इसको हम आधे करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ बड़े वाले पूछे उसने बोला है सिर्फ y वाले बताइए जो x है वो बड़े हैं y से, छोटे वालों से। तो हम करेंगे तो वो निकलेंगे 15। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स है हमारे 15, तो 15, और टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई? 36 है। अब इसको काट लें 3 के टेबल से, ये गया 5 बार और ये गया 12 बार। सो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद असर्शन और रीजन में आएंगे। लास्ट, HCF 36m का स्क्वायर कॉमा 18m इक्वल्स टू 18m। तो क्या इसका HCF यही होगा? तो देखिए 36 को ये 36m का स्क्वायर में कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 18 गुणा 2 गुणा m गुणा m, ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और 18m को मैं लिख सकता हूं 18m इंटू 1। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? इसको लिखने के लिए मैं लिख सकता हूं 18m गुणा 2m, और नीचे वाले को लिख सकता हूं 18m गुणा 1। अब इसमें से ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन ही तो लेना है मुझे। दैट्स वाई ये प्रूव होता है कि 18m कैन डिवाइड दिस एंड दिस एज वेल। सो हमारा असर्शन सही है। अब रीजन हमारा ये कह रहा है कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर। कि जैसे देखिए 4 और 6 का HCF देखें, या 10 और 20 का HCF देखें, 10 और 20 का HCF, ठीक है। तो इस केस में इन दोनों के केस में HCF कितना होगा? 10 होगा, और इन दोनों के केस में HCF कितना होगा? 2 होगा। सो 2 इट्स स्मॉलर देन 4, राइट। सो टू नंबर्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इज ऑलवेज लेस देन, तो लेस देन तो है ये वाला, और इक्वल टू, और इस केस में स्मॉलर नंबर ये है तो विच इज इक्वल टू 10। तो HCF या तो स्मॉलर नंबर के बराबर होगा या फिर स्मॉलर नंबर से भी छोटा होगा, ठीक है, बड़ा नहीं हो सकता। तो both assertion and reasons are true, and reasons is a correct explanation of the assertion. Next is assertion: the system of linear equation dash and dash are inconsistent. तो inconsistent कब होती है? जब हमारी लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो रेशो रख देंगे बस 3 अपॉन में माइनस का 6, और यहाँ रखेंगे माइनस का 5 अपॉन में 10, फिर रखेंगे हम 7 अपॉन में 40। चलिए थोड़ा काटते हैं, माइनस 1/2, और इसको काटते हैं माइनस 1/2, बट नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये दोनों तो सेम है, पर ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। दैट्स वाई हमारा असर्शन तो ठीक है। अब रीजन ये कहता है व्हेन टू लाइंस इक्वेशन डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशंस दे ऑलवेज प्रेजेंट पैरेलल लाइंस, दे नॉट ऑलवेज प्रेजेंट पैरेलल लाइंस, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन भी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन भी होती हैं। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है? जो कार्टेशियन प्लेन पर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाती है, एक के ऊपर एक ओवरलैप। तो ऑलवेज पैरेलल बोलना गलत था, दैट इज व्हाई रीजन इज रॉन्ग एंड असर्शन इज राइट। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और इसके बाद आगे हम और भी करेंगे। अब आप बताइए मुझे कमेंट में कि आपके कितने जो है MCQs आपके सही गए। मिलते हैं नेक्स्ट में।